Today, in the beginning of this lecture, we will be writing first two questions, ठीक है, जिनके प्रोविजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. ठीक है, हमको सिर्फ क्वेश्चंस वो पेंडिंग है. सो फर्स्ट विल कंप्लीट दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो डू वन थिंग, कम टू क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ क्विकली. So I'll read out what does the question say. फिर हम डिस्कस कर लेते हैं and we'll start writing. Okay. The question says, Mr. L is a lunatic. He gave a promise to Mr. S to sell his flat at rupees 75 lakhs when he was of sound mind. ठीक है, तो यहाँ पर lunatic का नाम क्या है? Mr. L. करेक्ट. इसने मिस्टर एस को क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको अपना घर सेल करूंगा. राइट, कितने में? 75 lakhs. अच्छा, ये lunatic ने उसको कब प्रॉमिस किया? When he was of sound mind. साउंड माइंड को अंडरलाइन करो इन द क्वेश्चन. अंडरलाइन साउंड माइंड. 34. क्वेश्चन ये है, डिसाइड द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलो टेल मी, ये जो लुनेटिक ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? यस, वॉइड होगा. व्हाट डू यू से? यस एवरीबॉडी, आंसर 34 बताओ. लिखो आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का. राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. ए लुनेटिक इज अ पर्सन. ए लुनेटिक is a person who is of sound mind, at times and unsound at other times, This is point number 1. I'll repeat point number 1 again. Quickly likho. A lunatic is a person. A lunatic is a person who is of sound mind, at times and unsound at other times. This is point number 1. Write on point number 2. Point number 2. A lunatic can make a legal contract. A lunatic can make a legal contract when he is of sound mind. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पर लिखो अब, in the given case, comma, Mr. L, in the given case, comma, Mr. L, ब्रैकेट में लिखो lunatic, Mr. L, ब्रैकेट में write down lunatic, made a contract when he was of sound mind. Which makes it a valid contract. Full stop. Which makes it a valid contract. This can come for 2 marks. लिख लो वहां पर, इतना ही आंसर है.
रीड द आंसर अगेन एंड रीड द प्रोविजन। ये प्रोविजन आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये ऐसा वाला था कि उस दिन इफ यू रिमेम्बर वी हैड डिस्कस्ड कि एक क्वेश्चन था जिसमें वर्ड एलियन लिखा था, तो आपने क्या कहा था, दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट यू डिड नॉट रीड कि एलियन एनिमी की बात कर रहे हैं या एलियन फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड के साथ बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, एनिमी के साथ बनाओगे तो वॉइड होगा। तो बस ये ऐसा वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने लुनाटिक पढ़ा और आपको लगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, पर आपको ध्यान किस पर देना है, ध्यान इस पर देना है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया है। तो देखो यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी है, he can enter into a contract during the period when he was of sound mind। इसको अंडरलाइन कर लो। So these are some tricky questions. After this, come to question number 2 and read the question. अब if you remember पहले देख लो, जब whenever I read a question मैं पहले ये बनाती हूँ, थोड़े डायग्राम्स बनाती हूँ, राइट। ए ने इसको ये दिया, ए ग्रांटेड अ लोन, किसको दिया उसने, बी को दिया, फिर बी ने क्या किया आगे, so on and so forth. So while you are reading this question, I want you all to make a diagram. चलो रफ वर्क में बना लो कहीं पर। This entire transaction revolves around Mr. X. अब X के बारे में क्या लिखा है कि X Y को पैसे देगा, कितने देगा, 1 लाख रुपीस, अगर Y Z को जाके मार देता है तो, ठीक है। X कितने पैसे देगा, 1 लाख देगा, किसको देगा, Y को देगा, और Y बदले में क्या करेगा, Z को मार देगा, ठीक है। ओके, अब आपको ये चीज समझनी है कि ये जो X है ना, ये X के पास खुद के पैसे नहीं है, उसने क्या किया है, X ने भी K से बोरो किया है, ठीक है। ओके, सो इफ आई सी, तो ये 1 लाख फ्लो कैसे हो रहा है, पहले K X को देगा, फिर X Y को देगा, करेक्ट, और फिर Y जाके Z को मार देगा, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, जो X और Y के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला कि भाई Y तू जाके Z को मार दे, मैं तुझे 1 लाख दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, ये वॉइड भी नहीं है, ये इलीगल है रादर, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो इफ आई से द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन X एंड Y इज व्हाट, इज व्हाट, इलीगल, राइट। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है पढ़ो, फिर Y एक्चुअली में जाके Z को मार देता है, मतलब कैन आई से Y फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस इन शॉर्ट। तो यहां पर देखो मैं लिखती हूं दैट ये Z मर गया है, ठीक है। आगे क्या हुआ, क्या एक्चुअली में X Y को पैसे देता है, पढ़ो, विच लाइन सेज दैट, X refuses to pay Y, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, अब सिर्फ इतना पढ़ के बाद के जो 2 लाइन्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, फैक्ट क्या है कि वो उसने Y ने जाके Z को मार दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या X ने उसको एक्चुअली पे किया Y को, द आंसर इज नो। सो X मैं यहां पर लिखती हूं डिड नॉट पे। अब बताओ कैन Y sue X, ऑब्वियसली नॉट, राइट, इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या X ने K को रीपे किया क्या लोन, तो आई विल से X ने K को रीपे भी नहीं किया है। तो X ने 2 चीजें नहीं की हैं, X ने Y को भी पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, और X ने K को रीपे भी नहीं किया है, ठीक है। ओके, सो नाउ टेल मी कैन Y एंड K sue X। अच्छा, ये भी एक चीज लिखी हुई थी कि K को भी पता है कि वो लोन क्यों ले रहा है, तो K इज ऑल्सो अवेयर, राइट। अच्छा, अगर ये चीज नहीं लिखी होती कि सपोजिटली, मैं आपको फैक्ट्स बदल देती हूँ, K को ये चीज नहीं पता है कि X ने लोन क्यों लिया है, सो इन दैट केस कैन K sue X, उस केस में वो कर सकता है, वो प्रूव, अच्छा ये भी उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट आई वाजंट अवेयर ऑफ द नॉलेज, या अगर X और K के बीच में कोई अग्रीमेंट होगा जहां पर X ने झूठ मूठ में लिखा है कि भाई मैं तुमसे 1 लाख इसलिए बोरो कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो K कोर्ट में दिखाएगा और बोलेगा कि मुझे तो ये पता था इसलिए मैंने उसको गुड फेथ में लोन दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि K वाज आल्सो अवेयर, राइट,
Okay, so now read the question. What is the ultimate question? So X also refuses to repay loan to K. Advise Y and K. तो आप क्या एडवाइस करोगे कि जाके केस फाइल करो X के खिलाफ? कुछ हो सकता है क्या? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है? अनइन्फोर्सेबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड छोड़ो, इलीगल है रादर. ठीक है. Okay, now before writing the answer, one last thing which I want to discuss with you all is मैं वापस से पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूं. अंडरस्टैंड. तो X और Y के बीच में एक अग्रीमेंट होगा. क्या अग्रीमेंट होगा? कि भाई तुम जाके ना Z को मार दो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा. ये अग्रीमेंट होगा. ये ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांजैक्शन, है ना. ये मेन ट्रांजैक्शन है. फिर X ने क्या किया? X ने K से जाके लोन लिया. तो आई विल कॉल, अब X और K के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, राइट? तो दिस, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, विच रूल्स बिटवीन X एंड K, दिस इज कॉल्ड एज कोलैटरल ट्रांजैक्शन. ठीक है. मतलब प्राइमरी ट्रांजैक्शन के साथ ये वाला ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है. देयर इज अ लिंक. ठीक है. तो ये पहले आप नोटबुक यहाँ पर लिख लो. आंसर जहां पर स्पेस है, फर्स्ट राइट. पहले ऐसे एक डायग्राम बना लो. मैं वापस से बनाती हूँ क्विकली. नहीं, इलीगल लिखना पड़ेगा. इलीगल एंड वॉइड लिखा तो चलेगा, सिर्फ वॉइड नहीं लिख सकते हो. वो ऑब्वियसली बात है, बट इट इज इलीगल, वॉइड एंड वैलिड. दीज आर द लेवल्स. तो अगर आपने कोई चीज, अगर आप सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहते हो, मतलब आप इसको बहुत कम स्टैंडर्ड का समझ रहे हो. वॉइड इज समथिंग विच, some contracts which are void you can turn them into validity, you can turn them into valid. पर जो contracts illegal है उसको कैसे करोगे, right? तो आपको illegal word mention करना पड़ेगा, क्योंकि they are talking, speaking of murdering or killing XZ, sorry. तो वहां पर illegal word आना ही चाहिए. So you can write, ऐसे एक डायग्राम बना लो X and Y, फिर एक agreement बना लो, write here primary transaction, then ऐसे एक rectangle बना लो, फिर यहाँ पर लिखो K, फिर X और K का एक रेक्टेंगल बना लो, फिर इधर लिखो दिस इज कॉल्ड एज कोलैटरल ट्रांजैक्शन. सो PT स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ट्रांजैक्शन, CT स्टैंड्स फॉर कोलैटरल ट्रांजैक्शन. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड दिस ट्रांजैक्शन. तो दिस इज, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांजैक्शन. और जो उससे जो लिंक्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोलैटरल ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट मेक दिस. The transaction revolving between X and Y is primary transaction. The transaction between X and K is collateral transaction. ठीक है. इतना हो गया करके, लिख के इतना हो गया. Okay. Now ये जो आंसर है ना इसका, अभी अगर आप मुझसे पूछते हो कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है नोट्स में, इसका आंसर एक लाइन में दिया हुआ है. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट. जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, जितना मैंने मार्क किया है. क्या लिखा है? अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस के, अगर कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो भी क्या माने जाएंगे? वो भी इलीगल ही कहलाएंगे, राइट? तो अंडरस्टैंड, इतने छोटे प्रोविजन में से इतना ये लोगों ने घुमा फिरा के पूछा है. चाहते तो सीधे भी पूछ सकते थे कि जो इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, अगर उसके कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो वैलिड होंगे या वॉइड होंगे या इलीगल होंगे. तो आपने अगर ये पढ़ा है तो आपको समझेगा कि इलीगल है. पर अंडरस्टैंड हाउ आर दे आस्किंग. दिस इज CA फाउंडेशन इन शॉर्ट. लिखो आंसर. Write on point number 1. The agreement between X and Y, the agreement between X and Y is an illegal agreement, is an illegal
agreement between X and Y is an illegal agreement because its object is unlawful. Because its object is unlawful. यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? Z को जाके मारना. तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? दिस इज अनलॉफुल. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 क्या है? द अग्रीमेंट बिटवीन X and Y इज एन इलीगल अग्रीमेंट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. दिस इज पॉइंट 1. राइट ऑन पॉइंट नंबर 2. Hence, Y cannot recover anything from X. Y cannot recover anything from X. This is point number 2. ठीक है. Hence, Y cannot recover anything from X. Now write down point number 3. Since the main agreement between X and Y, since the main agreement between X and Y, the main agreement between X and Y is illegal, since the main agreement between X and Y is illegal, the agreement between X and K, comma के बाद लिखो, the agreement between X and K, which is collateral to the main agreement, is also illegal and void. ठीक है. I'll repeat the third point again. Since the main agreement between X and Y is illegal, the agreement between X and K, which is collateral to the main agreement, is also illegal and void. ठीक है. Write down point number 4, last one. Therefore, Mr. K cannot recover anything from Mr. X. Therefore, Mr. K cannot recover anything from Mr. X. Done? Clear है ये सबको? Read the answer again. पढ़ लो एक बार वापस से. Question number 39. Mark it for homework. This question is from Unit 5. जो अभी आपका टेस्ट है 15th का, उसका ही क्वेश्चन है. Right? What does the question say? An anticipatory breach of contract is a breach which is occurring before the time fixed. Right? Anticipatory breach वही होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही कोई कर ले. Explain the statement and also the effects. लिखो. This can come for 6 marks. लिख लो वहां पर क्वेश्चन नंबर 39 में. This can come for 6 marks. हाँ. तो पहले तो आप ये आंसर स्टार्ट कैसे करोगे? सो फर्स्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको याद है मैं एक टाइमलाइन बनाती थी, राइट? सो क्या करो, यहाँ पर लिखो 1st of March. यहाँ पर दिस इज द डेट ऑफ मेकिंग अग्रीमेंट. ठीक है, पहले देख लो फिर लिखो. आई विल गिव यू टाइम. तो 1st of March इज द डेट ऑफ मेकिंग अग्रीमेंट. फिर यहाँ पर लिखो 1st of May सपोजिटली
इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ ई लिख रही हूँ, दैट इज द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। फिर आप क्या लिखोगे, आपको एक्सप्लेन क्या करना है, एक्चुअल ब्रीच एक्सप्लेन करना है या एंटिसिपेटरी? एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में पूछा है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच कब होगा? 1 मार्च से 1 मई तक होगा, इस ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, सो आई विल मार्क इट ओवर हियर, यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, तो ये डेट को ऐसे एरो करके यू कैन राइट एनी डेट। सपोज आपने 31 मार्च ले लिया, तो अगर कोई 31 मार्च को कोई ब्रीच करता है तो वो ब्रीच कौन सा होगा, एक्चुअल होगा या एंटिसिपेटरी होगा? ऑब्वियसली एंटिसिपेटरी होगा ना। एक्चुअल होगा क्या? एक्चुअल ब्रीच कब होगा बताओ, कौन से डेट पर होगा? सो ऑन 31 मार्च क्या लिखा है आपने, इसके नीचे राइट डाउन दिस वन लाइन, इफ ईदर ऑफ द पार्टीज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट between the date of making the agreement and the date of execution of contract is called as anticipatory breach, is called as anticipatory breach। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टाइमलाइन में एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा तो कब होगा। ठीक है, और आपने 31 मार्च का एग्जाम्पल भी ले लिया है। ठीक है, नाउ आफ्टर मेकिंग दिस टाइमलाइन मार्क कर लो कि आपको लिखना कितना है। कम टू यूनिट 5। अच्छा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये भी पूछा है क्या, इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस से, क्वेश्चन नंबर 39। क्या लास्ट में इफेक्ट्स भी पूछा है? ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर देखो मैंने जितना मार्क किया है, अब मैंने जितना मार्क किया है आपको उतना लिखना पड़ेगा, अगर इफेक्ट्स नहीं पूछे हैं तो। ठीक है, और अगर इफेक्ट्स भी पूछे हैं, सो आफ्टर राइटिंग दिस मच गिव द हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर टिल आई टेल यू till here। ठीक है, आई होप दिस इज डन। तो अगर इफेक्ट्स के साथ पूछा है क्वेश्चन तो 6 मार्क्स के लिए आएगा, अगर इफेक्ट्स नहीं पूछे हैं तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो वैसे आप लिख सकते हो। सो नाउ ये जो क्वेश्चन लिखा है 39 का, दिस इज फॉर 6 मार्क्स, बिकॉज यहाँ पर आपको इफेक्ट्स भी पूछे हैं, तो आपने कंटेंट भी लिख दिया एंटिसिपेटरी ब्रीच का, आपने एक टाइमलाइन भी बना दी, आपने इफेक्ट्स भी लिख लिए, इनफ कंटेंट फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, these were the 3 questions for today। Now today we are starting with coercion। come to unit number 3, coercion। बहुत छोटा सा ही concept है, will be done in 15-20 minutes। Okay, let us do one thing, let us not discuss a new concept today। एक और question है, question number 21, वो भी लिख लेते हैं, उसके भी provisions हो गए हैं, so we'll write that। चलो everybody come to question number 21। पेन है? चलो read question number 21। I'm reading question number 21। An agreement entered with a minor may be ratified on his attaining majority। बताओ, is this statement true or is this statement false? See, if you remember this example I had given you, कि supposedly
एक x है और एक y है, ठीक है। अब x सपोजिटली 15 इयर्स का है और x और y के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। इन लोगों ने अभी से ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है। x कितने साल का है? 15 साल का है और y ये मेजर है, ठीक है, सपोज ये 25 साल का है। तो इन्होंने क्या किया है, आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है और ये लिखा है कि जब x 18 साल का हो जाएगा तब हम एग्जीक्यूट करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन अ माइनर बिकम्स अ मेजर, he can only enter into those contracts which he makes fresh, ठीक है। तो एक बार वो मेजर बन जाता है, उसके बाद वो कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, बट ही कैन नॉट एग्जीक्यूट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच ही मेड इन हिज माइनॉरिटी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है एक्स और वाई के बीच में कि एक्स आज 15 साल का है, आज ही हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और एग्जीक्यूट हम तब करेंगे जब एक्स 18 साल का हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया था, इसको आपने शायद से हाईलाइट भी किया होगा, that he can enter into only in fresh contracts। लिखा था क्या ये? देखो नोट्स में पॉइंट नंबर 1, though a minor's agreement cannot be ratified, he can enter into new and fresh contracts only on attaining the age of majority, ठीक है। तो अगर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने हैं तो उसको 18 साल तक रुकना पड़ेगा, फिर वो बना सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। पर उसने जो अपने माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। हेंस वी डिराइव अ कंक्लूजन दैट देयर कैन नॉट बी रैटिफिकेशन, ठीक है। लिखो आंसर। अच्छा, दिस इतना आंसर विल बी फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। छोटा सा ही आंसर है, तो फिर हम कोर्जन भी डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर आज आरंभ कर ही लेते हैं। लिखो, देयर आर नो पॉइंट्स, पूरा एक पैराग्राफ ही है, राइट डाउन। रैटिफिकेशन मीन्स acceptance, ratification means acceptance, ratification means acceptance of a transaction already done. Ratification means acceptance of a transaction already done, full stop. क्या लिखा है? Ratification means acceptance of a transaction already done. Next line में लिखो अब, a minor cannot ratify the agreement. A minor cannot ratify the agreement on attaining the age of majority. A minor cannot ratify the agreement on attaining the age of majority as the original agreement is void ab initio. As the original agreement is void ab initio, ठीक है। A minor cannot ratify the agreement on attaining the age of majority as the original agreement is void ab initio, and therefore validity cannot be given to it later, and therefore validity cannot be given to it later, and therefore validity cannot be given to it later, ठीक है। That's it. Read the answer again. जो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है? 39। तो अब 39 जो होगा क्वेश्चन, उसके बाजू में आपने इससे HW लिखा होगा, राइट, होमवर्क। ओके, ये होमवर्क कब करते हैं? जब हम घर पे जाते हैं और होमवर्क हम कंप्लीट करते हैं, है ना। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर होमवर्क लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कब होता है? व्हेन वी राइट इट, ठीक है। सो एट टाइम्स ना मैं ऐसे स्टूपिड एक्सप्लेनेशंस देती रहती हूँ बिकॉज देन सम स्टूडेंट्स नीड इट, ठीक है। तो इट्स नॉट माय फर्स्ट बैच,
तो डो नॉट अज्यूम कि मैं कुछ भी कह रही हूँ. When I say something which is stupid, it does carry logic. So I want you all to write it in short. Done? चलो, come to coercion. Finally, चलो, come to coercion. Now, कोर्जन को अगर मैं एक वर्ड में या एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करूं, इट मींस अनलॉफुल प्रेशराइजिंग. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? अनलॉफुल प्रेशराइजिंग. लिख लो चाहिए तो, अनलॉफुल प्रेशराइजिंग. ओके, अब अगर मैं थोड़ा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं, इट मींस धमकी देना. ठीक है, क्या देना? धमकी देना. अब सुनो, यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्रेट. थ्रेट मतलब क्या? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? थ्रेट मीन्स अगेन धमकियां देना, धमकाना किसी को कि तुम ये करो वरना मैं ये कर दूंगी. राइट? ओके, अब एक्चुअली में धमकी देना या कोशिश करना धमकी देने की. ठीक है, या तो ये कहना कि ईदर यू डू दिस एल्स आई विल किडनैप योर डियर वन. यू डू दिस एल्स आई विल किडनैप समवन, है ना? या आप ये करो नहीं तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा. राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज नथिंग बट कोर्जन, जहां पर आप प्रेशराइज करते हो किसी को. दिस इज नोन एज कोर्जन. ठीक है, चलो, कम टू द सेक्शन 15. नाउ रीड. सिर्फ एक एक वर्ड समझना. कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. It's very disturbing when I hear my own voice. ठीक है, what is coercion? Coercion is committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC or unlawfully detaining or threatening to detain any property. मतलब क्या? अब सुनो, आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है और उसको मैंने जब्त कर ली है. So do I become the owner? No. What have I done? I have unlawfully detained your property. Detain मतलब क्या? खुद के पास जब्त कर लेना. क्या मेरा अधिकार है वो प्रॉपर्टी के ऊपर? नहीं. तो मैंने आपको क्या कहा है कि मुझे 20 लाख दे दो वरना ये प्रॉपर्टी पे मैं अपना कब्जा कर लूंगी. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कोर्जन. ठीक है, या तो मैं धमकियां दे रही हूं या तो मैं एक्चुअली में वो चीज कर रही हूं. इसलिए क्या लिखा है? ईदर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. या तो आप धमकियां दे रहे हो या तो आप एक्चुअली में वो एक्शन कर रहे हो. या तो आपने मुझे ये धमकी दी कि मुझे 20 लाख दे दो वरना मैं किडनैप कर लूंगा, या तो आपने एक्चुअली में भी किडनैप कर लिया. तो ऐसा मत समझना कि जब किडनैप होगा उसको कोर्जन कहेंगे. नहीं, आपने अगर धमकी भी दी है ना उसको भी हम कोर्जन में इंक्लूड करेंगे. इसलिए वर्ड्स, आई रिपीट अगेन द सेंटेंस. कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट. या तो आपने वो किडनैपिंग कर ली है या तो आप मुझे धमकियां दे रहे हो कि आप किडनैप करोगे. दोनों को कोर्जन में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो जस्ट नॉट किडनैपिंग. आप किडनैपिंग का वेट करोगे क्या? नहीं. तो अगर आपको धमकियां भी मिल रही है स्टिल आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हो. राइट? इसलिए इन दोनों चीजों को कोर्जन में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो रीड अगेन. कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act which is forbidden by IPC, Indian Penal Code, और detaining और threatening to detain. मतलब क्या? या तो मैंने एक्चुअली में कब्जा कर लिया है या तो मैं आपको धमकियां दे रही हूं कि मैं कब्जा कर दूंगी. ठीक है, तो कैन आई से दे आर इंक्लूडिंग प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. या तो मैंने कब्जा कर लिया है प्रेजेंट टेंस, या तो मैं करूंगी इसकी मैं आपको धमकियां दे रही हूं. सो फ्यूचर टेंस लिखो वहां पर.
ठीक है. So coercion is committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC or detaining or threatening to detain any property. ठीक है. अब इतना पढ़ने के बाद कम टू थर्ड लाइन, विथ द इंटेंशन. यहाँ पर इंटेंशन क्या, कोई, यहाँ पर इंटेंशन क्या है? क्या आपका कोई गुड फेथ का इंटेंशन है? नहीं. तो क्या लिखा है? विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. मतलब क्या, अब मैं आपको धमकी दे रही हूँ, हो सकता है कि आप डर जाओ और हो सकता है कि आप वो कर लो जो मैं आपको कह रही हूँ. ठीक है. मैंने आपको क्या धमकी दी कि मुझे 20 लाख दे दो वरना मैं किडनैप कर लूंगी. तो यहाँ पर मेरा मोटिव क्या है कि आप मेरी बात मान लो, राइट? सो व्हाट इज माय इंटेंशन? दैट यू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट. मैंने आपको धमकी दी दैट गिव मी 20 lakhs, either I will detain your property. So what is my intention? That I want to take 20 lakhs from you, है ना? तो मैंने आपको धमकी इतनी हाई लेवल की दी है कि आप वो सोच भी नहीं सकते हो. Getting me? So in automatically you will do those things which I'm asking you to do. तो इसको हम सब चीजों, 4 चीजों को किसमें इंक्लूड करते हैं? In the word coercion. ठीक है. What is coercion? Unlawful pressurizing. ठीक है. Okay. अब come to analysis. अगर आप ये सेक्शन 15 के 4 लाइंस पढ़ लेते हो, so you are done with analysis also. देखो analysis का first point. Following are the essential ingredients of coercion. Point 1, committing or threatening to commit any act. पढ़ा हमने अभी definition में. Point B, अच्छा, which is forbidden by again IPC, or unlawfully detaining or again threatening to detain any property. ये भी हमने पढ़ा. Third point क्या है? With the intention of causing the person to enter into agreement. मतलब यहाँ पर मेरा intention क्या है कि आप वो कर लो जो मैं चाहती हूँ. ठीक है. Fourth point important है, सुनो. It is to be noted that it is immaterial. Underline the word immaterial. It is what? It is immaterial whether IPC is or is not in force at the place where coercion is employed. मतलब क्या? अब सुनो. अब मैं कहां पर हूं? I am in the state of महाराष्ट्र. मैंने आपको धमकी दी है. आप कहां पर हो? आप भी महाराष्ट्र में हो. ठीक है. अब ये जो IPC है, that is Indian Penal Code, this is some consider this is a body of law. ठीक है. तो supposedly महाराष्ट्र में IPC inoperative है. ठीक है. IPC is inoperative. तो ये मटीरियल है क्या? इसको फिर भी हम कोर्जन ही मानेंगे. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा? अंडरलाइन द वर्ड इममटीरियल. जहां पर कोर्जन हो रहा है, जिस स्टेट में हो रहा है, वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल है या नहीं है, ऑपरेटिव है या नहीं है, दैट इज इममटीरियल. उसको आप कोर्जन में ही मानोगे. ठीक है. रीड द 4 पॉइंट्स अगेन. अब सुनो. आफ्टर रीडिंग दीज 4 पॉइंट्स, अब जो कोर्जन है, हमको इतना तो अभी पता चल गया है कि कोर्जन वैलिड तो नहीं है. ऑब्वियसली बात है, राइट? I will say, and now I'm going to prove you that coercion is voidable, not void. It is voidable. Voidable क्या होता है? जहां पर जिसके ऊपर कोर्जन हो रहा है उसके पास 2 ऑप्शंस है. अगर मैंने आपको धमकी दी तो आपके पास 2 ऑप्शंस है. क्या 2 ऑप्शंस है? सिंपल सी बात है. बताओ, विच आर द 2 ऑप्शंस? या तो आप मेरी बात मान लोगे या तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा. राइट? दीज आर द 2 ऑप्शंस. ठीक है. सो कैन आई से, तो यहां पर मैं लिख लेती हूं फर्स्ट, अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो मतलब अग्रीमेंट हो जाएगा हमारे बीच में. राइट? ईदर यू विल नॉट लिसन टू मी एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली. आपको मेरी धमकियों से डर नहीं लगेगा, आप मुझे 20 लाख नहीं दोगे. यही 2 ऑप्शन है आपके पास. ठीक है. सपोजिटली आप मेरे धमकियों से डर जाते हो और आप मुझे 20 लाख दे देते हो. ठीक है. तो इसको क्या मानेंगे? दिस इज वॉइड. ठीक है. ये वॉइड हो जाएगा. कल को जाके आई एम टेलिंग यू, गिव मी 20 लाख रुपीज, और अगर आप मुझे 20 लाख देते हो ना तो मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करूंगी. ठीक है.
तो आप मेरी धमकियों से डर गए, आपको क्या लगा 20 लाख नहीं दूंगा तो ये मेरे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी, ठीक है, आपने मुझे वो डर से आपने मुझे 20 लाख दे दिए, फिर भी मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी हूँ, बताओ कैन यू गो इन द कोर्ट? आपको ही मारेंगे पकड़ के कि 20 लाख दिए क्यों, why did you not file FIR or whatever it is, right? तो अगर आप मेरी बात मान लेते हो और उसके बावजूद I do not leave your property, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, void बन जाएगा, right? अच्छा, supposedly you do not get afraid of my धमकियां, ठीक है, आपको कोई डर नहीं लगता है, तो उस केस में you will go and seek the help of police, तो वो वैलिड कहलाएगा, यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन गो टू द पुलिस, यू कैन गो टू एनी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो समझ लो। अगर आप मेरी बात मान लेते हो उसके बावजूद इफ आई डू नॉट लीव योर प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, ठीक है, बिकॉज कोर्ट विल से दैट ऑन व्हाट बेसिस हैव यू गिवन हर 20 लाख रुपीज। तो आप प्रूफ करोगे क्या कि ना मैं उसकी धमकियों से डर गया, तो वो बोलेगा डर गए थे तो फिर डर के ही बैठो, फिर अब हमारे पास मत आओ, व्हेन इट वाज द टाइम टू कम यू डिड नॉट सीक आवर असिस्टेंस, so why are you seeking now, right? So understand the consequences of these two. That is the reason coercion को directly void नहीं कहा है, क्या कहा है, voidable कहा है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर coercion होता है उसके पास दो options होते हैं। So whenever I tell you कि ये contract voidable है, तो इसका आप इमीडिएटली मतलब क्या समझोगे कि अच्छा मतलब इसमें जिसके ऊपर हो रही हैं चीजें उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। कौन से दो ऑप्शंस हैं? या तो डर जाओगे मेरी धमकियों से विच इज वेरी ऑफन, या तो यू विल नॉट गेट अफ्रेड और यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली, यू विल नॉट ट्रांसफर मी मनी, राइट। राइट डाउन, एक लाइन लिख लो यहीं पर, कोर्जन इज वॉइडेबल, या देखो यहीं पर लिखा होगा तो आप हाईलाइट कर सकते हो, ये इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, है क्या, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। अब पॉइंट 3 पर आ जाओ। अब पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन का जो पॉइंट नंबर 3 है ये समझ लो। अब सपोजिटली मैं वापस से दो ऑप्शंस डिस्कस कर रही हूँ, कौन से दो ऑप्शंस है, या तो डर जाओगे या तो नहीं डरोगे, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको समराइज कर रही हूँ। सपोजिटली आप डरते नहीं हो, आप जाते हो कोर्ट के पास, ठीक है, अब कोर्ट आपकी बात डेफिनेटली सुनेगा, ओके। तो अब कोर्ट ने मेरे ऊपर एक ऑर्डर इश्यू किया है कि जो प्रॉपर्टी है ना वो चुपचाप तुमको मैं दे दूं, राइट। तो पॉइंट 3 पढ़ो, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो अब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मुझे झक मार के आपको देनी पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, राइट। तो पढ़ लो वापस से, रीड द लाइन कि once if anything has been transferred to me, तो वो I have to repay you or I have to return it to you. क्यों? Because you have chose option number 1 of seeking the assistance of the court or the authorities or the police. तो अगर वो चक्कर में मैंने आपके कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है या आपका कुछ मैंने सामान अपने पास रख लिया है, कोई ज्वेलरी ले ली है, तो then I have to return it back to you. Why? Because now the matter has gone to in the hands of authorities. ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा चूज किया है, ना डरने का। तो अगर आप ना डर के अगर आप कोर्ट के पास जाते हो और उस चक्कर में मैंने आपसे कुछ ले लिया है, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, सो आई हैव टू रीपे और रिटर्न इट बैक टू यू, ठीक है। अगर पैसे लिए तो रीपे करने पड़ेंगे, अगर प्रॉपर्टी लिए तो रिटर्न करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई बोथ द वर्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड। कर लो अंडरलाइन इसको। अच्छा अब सुनो, जब मैंने कब्जा कर लिया था ना आपकी प्रॉपर्टी पर, तो वो उस ड्यूरेशन में ना मैंने वो प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी थी किसी को, तो मतलब मैंने रेंटल इनकम भी कमाई है, तो वो भी मुझे आपको रीपे करना पड़ेगा। गेटिंग मी? बिकॉज उस पर हक किसका था, लैंड किसकी थी, आपकी थी। तो अगर मैंने उससे कुछ कमाया है, इफ एनी बेनिफिट आई हैव रिसीव्ड, if any benefit I have received, so I have to give it back to you, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो भी मुझे आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं we'll discuss it mostly on Monday, ठीक है।